नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर। आज हम 11 फरवरी 2021 के प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं उनकी वीडियो अपलोड कर दी गई है और वो आप यदि देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑल शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इन पेपरों में हम क्या करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करते हैं। जहां पर सवाल नंबर 1 आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया था। वीडियो कंटिन्यू करा उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्पेशल यदि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीडी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको एक मॉक टेस्ट डेली जरूर लगाना है, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और टेक्स्ट बुक आपके लिए 8th एनिवर्सरी पर एक स्पेशल ऑफर लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। और इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा 60 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस बेहतरीन डील को ग्रैब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये ऑफर अवेलेबल है, जिसमें 450 एग्जाम से नहीं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज़रूर अटेम्प्ट करना। तो चले यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। कि सवाल नंबर 4 था प्रथम शिफ्ट का। इसमें क्या दिया गया था, यदि किसी कोण की एक भुजा की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाती है तो उस कोण की माप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये देखो, ये कोण है, मान लिया थीटा कोण है। यदि मैं इस भुजा की लंबाई को डबल कर दूंगा तो कोण पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम कहेंगे कि समान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। 1 लीटर पानी का भार 1 kg होता है, कितने घन मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, ये 0.1 ग्राम दे रखा है इधर, और इधर जो हमारे आंसर है वो मिलीमीटर के अंदर है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि देखो, 1 लीटर में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। हम कहेंगे 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। या फिर क्या होते हैं, 1000 ml होता है, 1000 ml होता है। तो ये दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो या 1000 ml बोल दो। यहाँ पर हमें आंसर में दे रखा है तो हम सेंटीमीटर को लेकर चलेंगे। अब देखो, सेंटीमीटर को जब में चेंज करते हैं तो 10 से गुणा करते हैं। अब सेंटीमीटर की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 जीरो और आ जाएगी, यानी कि 3 जीरो तो पहले से थी और 3 सेंटीमीटर को में बदला तो 3 जीरो और आ गई, यानी 10 की पावर अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है। हम कहेंगे कि 1 लीटर के अंदर 10 की पावर 6 क्यूब होता है। 1 लीटर कितना होता है, 10 की पावर 6 क्यूब होता है। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब होता है। ये आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। देखो, और 1 kg है, उसको यदि ग्राम में बदलते हैं तो कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। या फिर आप कह दोगे 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर होता है, 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि हमारे पास 10 की पावर 3 ग्राम बराबर कितना दे रखा है आपको, 10 की पावर 6 mm3 ये दे रखा है। देखो क्या दे रखा था कि 1 kg बराबर दे रखा था आपको, किसके बराबर, 1 kg बराबर क्या दे रखा था, 1 लीटर दे रखा था। इधर 1 kg को मैंने ग्राम में बदल दिया है और इधर 1 लीटर को मैंने में बदल दिया है। अब आप देखो क्या करो, तो इतना ग्राम बराबर इतना था, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 10 की पावर 6 बटे 10 की पावर 3। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा 1 ग्राम बराबर। अब आपसे पूछा गया है 0.01 ग्राम पूछा गया है, ये पूछा गया आपसे, तो इसका मान कैसे निकालोगे। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। यदि 1 ग्राम का आप चुका है आपके पास तो 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 10 की पावर 2 बचेगी। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 100। और घात क्या थी हमारे पास, घात क्या, यूनिट क्या थी, क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। तो इतना हो जाएगा, यानी कि 0.01 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 100
मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रकार से। तो जो ये आप पहली लाइन है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन 12। 3 पूर्ण केक के भार आपको क्रम से इस प्रकार दे रखे हैं पाउंड के अंदर। एलबीएस पाउंड की यूनिट होती है। प्रत्येक केक को समान भार के टुकड़ों में विभाजित किया जाना है। प्रत्येक टुकड़ा अधिकतम भार का होना चाहिए। यदि प्रत्येक मेहमान को एक टुकड़ा दिया जाता है तो अधिकतम कितने मेहमान को केक का टुकड़ा दिया जा सकता है। यानी कि 3 केक है, तीनों के भार अलग अलग है, समान भार के टुकड़ों में उनको डिवाइड करना है और प्रत्येक का भार अधिकतम जितना हम ले सकते हैं उतना लेना है और कितने मेहमानों को बांटे जा सकते हैं टुकड़े, यानी कितने टुकड़े किए जा सकते हैं केक के समान भार के, ये हमें बताना है। तो मान आपको कुछ अजीब से भिन्न में दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमको इनको भिन्न से हटा के पूर्णांक में चेंज करना है। तो हमारा पहला सवाल तो यही हो गया कि इनको भिन्न से हटा के पूर्णांक में किस प्रकार से चेंज करें जिससे सवाल आसान हो जाए। तो देखिए, मैं सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में लिखता हूँ, तो 9/2 हो जाएगा, दूसरा 27/4 हो जाएगा, तीसरा 36/5 हो जाएगा। ये हो चुके। अब नीचे वालों का हर में जो भी दे रखा है उनका एलसीएम लेता हूँ, तो कितना आता है 20 मेरा एलसीएम आ जाता है, 20 आ गया। अब आप क्या करोगे, पहली भिन्न को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो मैं कहूँगा पहले केक का भार 90 अनुपात है। दूसरे की बात करते हैं, 20 को आप 27/4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से ये 5 आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका भार 135 है। तीसरे की बात करते हैं, 36/5 को यदि आप 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 4 आता है और 144 हो जाएगा। इसका भार, तीसरे केक का भार 144 अनुपात है। आपके पास भार आ चुके हैं पूर्णांक के अंदर। अब हमारा दूसरा सवाल स्टार्ट होता है। हमको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं कि टुकड़ों का भार समान है तो कितने टुकड़ों में मैक्सिमम भार का कर सकते हैं। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, जितना सब में से समान समान होगा वो कॉमन आ जाएगा, यानी कि उतने भार का है। अब देखो, जब मैं इसमें देखता हूँ कितना एचसीएफ आएगा, तो आप देखते हो तो 9 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। तो मैं कहूँगा 9 आ चुका है। बचा यहाँ पर 10, यहाँ पर 15 और यहाँ पर कितना बचेगा, 16 बच जाएगा। और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ 9 आ चुका है। और बाकी जो भी बचा है वो टुकड़े हो गए, यानी अधिकतम भार पूछते टुकड़े का तो 9 अनुपात हो चुका है। और टुकड़ों की संख्या की बात करें, 10 + 15 + 16 जो बचा है वही हमारे टुकड़े हो गए। तो टुकड़े कितने हो चुके हैं, 41 हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 20 की बात करते हैं। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग आपको 27 दिख रहा है। अगली 3 संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। तो पहली 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपको, 27 दे रखा है। तो हम कहेंगे, देखो क्रमागत संख्याओं की बात चल रही है, 3 संख्याओं का योग यदि 27 है तो मैं यदि 3 से भाग देता हूं तो 9 आता है। 9 क्या आएगी, आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी, बीच वाली संख्या आ जाएगी। इससे 1 कम 8 आ जाएगा, इससे 1 ज्यादा 10 आ जाएगा। ये 3 संख्याएं आ चुकी है। अब अगली 3 संख्याएं कौन सी होगी, 11, 12 और 13, ये हो जाएगी। इन तीनों को आप जोड़ोगे तो जो बीच में संख्या है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 इन तीनों का योग आ जाएगा। ये हो चुका है, कितना हो चुका है, 36 हो चुका है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया कि मेरे पास 3 संख्याएं थी, एक ये 9, 10। यदि 3 संख्याओं का योग देखना है तो बीच क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। यदि बीच वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो तीनों का योग आ जाएगा, और यदि इस योग को आप 3 से डिवाइड करते हो तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से किया था। नहीं, यदि ऐसा करते हो आप तो फिर क्या कर सकते हो, पहली संख्या को x मान लो, तो अगली इससे क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। उससे अगली संख्या क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। इस प्रकार से हो जाएगी। अब वो कह रहा है इन तीनों का योग आपको किसके बराबर दे रखा है, 27 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तीनों को जोड़ दिया, 27 के बराबर होगा। अब आप क्या करो, 3x प्लस जोड़ते हैं तो 3 बराबर 27 आ जाता है। तो ये 3 उधर ले जाएंगे, घट जाएगा और कितना बचेगा, 24 बचेगा। यानी कि 3x बराबर कितना आ चुका है, 24 आ चुका है। तो यहाँ से आपके पास x का मान 8 आ जाएगा। कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। तो पहली संख्या हमारी हमने क्या मानी थी, x मानी, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 8 आ चुकी है। अगली संख्या x+1 मानी थी, तो 1 जोड़ोगे इसके अंदर 9 आ जाएगा और उससे अगली संख्या 10 आ जाएगा। तो ये तीनों संख्याएं आ गई है।
अब आप अगली संख्या लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो। इन तीनों का योग करना है आपको, करोगे तो वही 36 आ जाएगा। क्वेश्चन 25, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष 48 खंभे गाड़ता है। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो कितना जोरदार कॉन्सेप्ट लिया इन्होंने। एक वर्ग दे रखा है और इसके चारों मेर क्या है, बाड़ पे वो खंबे लगाता है। ठीक है, इसी प्रकार से चारों मेर खंबे लगाता है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि आपके पास एक लाइन में आपको खंबे लगाने, 1 2 3 4 इस प्रकार से लगाए। तो दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी यदि आपको 5 दे रखी है, जैसे कितनी दे रखी है, यदि 5 दे रखी है, दो खंभों के बीच की क्रमागत दूरी कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 खंभों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2 5 दे रखी है। और 4 खंभों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 3 5 दे रखी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने n खंबे हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। यदि खंबे n है तो उनके बीच की दूरी की यदि बात करें तो वो n-1 इंटू जितनी भी दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। यदि खंबे n है तो दूरी की संख्या एक कम हो जाएगी। ये होता है जब एक सरल लाइन में खंबे लगे हो। मगर जब एक वर्ग या बंद आकृति पर खंबे लगे होते हैं तो देखिए, यदि 4 खंबे यहाँ पर लगे, ठीक है, यहाँ पर देखो 4 खंभों के बीच की सरल रेखा में कितनी दूरी थी, 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, यानी ये 1, ये 2 और ये 3 दूरी। मगर यहाँ पर देखो 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी और 4 दूरी, यानी 4 खंभों के बीच की कितनी दूरियां हैं, 4 दूरी। जब सरल रेखा में लगे हो तो दूरी एक कम हो जाती है और जब बंद आकृति के रूप में हो तो जितने खंबे हैं, जितने पोल दे रखे हैं आपको, उतनी ही दूरी की भी संख्या होती है। यानी n खंबे है तो n दूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट है इस प्रकार से। तो अब देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि कितने खंबे लगाए गए हैं, 48 खंबे लगाता है। तो 4 भुजाएं 48 लगाता है टोटल खंबे। तो यदि एक भुजा पर यदि हम निकालें तो ये चारों भुजाओं पर मिलकर लगे हैं 48, तो एक भुजा के निकाले तो 4 भुजाएं 4 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि एक भुजा पर 12 खंबे लगे। समझ गए, 12 खंबे लगे। अब एक खंबे के बीच की दूरी कितनी है, 5 दे रखी है, 5 दे रखी है। तो बंद आकृति है, इसलिए हम क्या करेंगे कि दूरी भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 आ जाएगा। यानी ये 60 आ चुकी है पूरी लेंथ। तो एक भुजा की लंबाई हमारे पास आ चुकी है, 60 मीटर आ चुकी है। यदि खुली रेखा होती, ठीक है, एक लाइन में केवल खंबे लगाने होते, ठीक है, ये तो बंद आकृति थी, इसलिए जितने जितने खंबे हैं उतनी ही दूरी होगी। यानी 12 खंबे थे, 12 दूरी हो गई है। यदि एक खुली रेखा में होता तो जैसे 12 खंबे हो तो दूरी की संख्या कितनी हो जाती, 11 हो जाती। फिर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो 55 आ जाता। ये तो एक खुले के लिए, बंद के लिए इस प्रकार से। तो एक वर्ग की हमारे पास अब लंबाई आ चुकी है, 60 मीटर आ चुकी है। अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो आराम से। क्षेत्रफल क्या होता है किसी वर्ग का, ये आपके पास होता है a² होता है। तो 60 इंटू 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट था, इसलिए ये सवाल काफी अच्छा था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31, 3 संख्याएं आपको दे रखी है, को दशमलव के बाद 4 अंकों तक शुद्ध मान बताना है। तो देखो 1 में 4 का भाग देना मुश्किल है, 1 में 4/5 का भाग देना भी मुश्किल है, इसी प्रकार से ये भी मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और भाग, गुणा और भाग दोनों करेंगे, किससे, 4 इंटू 5 इंटू 6 से, इस प्रकार से करेंगे। तो देखो जब मैं ऐसा करता हूं तो मैंने सबसे पहले बाहर तो लिख दिया है, ये तो नीचे वाला तो बाहर लिख दिया है। ऊपर जो था उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 5 6 इस प्रकार से कर दिया, नीचे 4 है। यहाँ पर भी 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे है 4 इंटू 5। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर दूंगा। इससे मेरे को क्या फायदा मिला वो देखो आपको अभी पता चलेगा। 4 से 4 कट चुका है, यहाँ 4 5 से 4 5 और यहाँ पूरा का पूरा कट चुका है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ आसान हो चुका है, हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ी।
अब देखो बाहर जो है 4 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 20, और 20 को जब करोगे तो 120 आ जाए। ये आपका 120 आ चुका है। अंदर एक तो आपका बचा है 5 इंटू 6 बचा है, ठीक है। एक आपका बचा है 6 और एक 1 बचा है, ये है। बाहर तो 120 है, ठीक है। अंदर की बात करते हैं तो 30, 36, 37 हो चुका है। कितना हो चुका है अंदर? 37 हो चुका है। अब आपके पास जो सवाल बचा है वो क्या है? 37/120 बचा है, 37/120 बचा है, ये है। अब आपको क्या करना है, इस 37 के अंदर 120 का भाग देना है, तो भाग दीजिए। 120 का भाग देना है हमको 37 के अंदर, या फिर हम क्या करें, पहले 12 का भाग दे देते हैं, बाद में पीछे से एक स्थान के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 12 का भाग दोगे आप 3 बार जाएगा, ये 36 आ चुका है। इसके बाद में एक बचा आपके पास, एक बचा भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लग जाएगा। फिर जीरो आई, अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो एक जीरो और लगानी पड़ेगी आपको। तो इस प्रकार से एक जीरो और आ चुकी है। अब 8 बार भाग जाएगा, 8 बार गया, कितना बचा? यहाँ से 4 बच चुका है, 4 बच गया। अब एक जीरो उतरी, भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो यहाँ से अब 36 आ जाएगा, 36 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा? 4, फिर वापस से 3 आ जाएगा। अब इस प्रकार से चलेगा। अब तो हमारे पास जो संख्या आ चुकी है वो आ चुकी है 3.0833, ये संख्या आ चुकी है। और नीचे एक 10 और था, तो यदि मैं इस 10 को हटाता हूँ और ऊपर लेके जाता हूँ तो जो दशमलव है वो एक स्थान खिसक जाएगी, और हम कहेंगे एक स्थान आगे आ जाएगी, 0.30833, इस प्रकार से हो जाएगा। आपको कितने स्थान तक पूछा गया है? 4 स्थानों तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर में मिलेगा। अब ये चेक कर लो आप, तो ये देखो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, इस प्रकार से। क्वेश्चन 41, पृथ्वी पर 5 पाए गए उल्कापिंडों के द्रव्यमान इस प्रकार से दे रखे, इन आंकड़ों के लिए निम्न में से किसका मान ये होगा? जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से ये जो मान दे रखा है ये किसके बराबर होगा? देखो सबसे पहले लाइन से लिखता हूं मैं, 15 है, उसके बाद में 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 22 आएगा, और फिर 23.5 kg आ जाएगा। ये 5 संख्याएं थी। यदि बहुलक की बात करते हैं, पहले ऑप्शन की बात करते हैं, जो सबसे अधिक बार आया होता है, तो प्रत्येक एक एक बार आया है, तो 19.3 बहुलक तो हो नहीं सकता, यानी कि जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो हमको इन पांचों मानों के अंदर ये 19.3 किसी में दिखाई देता तो हम कहते हैं कि बहुलक है, ये 2 मानों में दिखाई देता। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। माध्यिका बीच वाली वैल्यू होती है, यहाँ पर 20 है, तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की यदि हम निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य विचलन, तो सबसे पहले हमको माध्य ही निकालना पड़ता है। तो माध्य जब आप निकालते हो, पांचों को जोड़ोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे। जब पांचों को जोड़ेंगे हम, तो इनको जोड़ोगे 31, और ये आ जाएगा आपका 51। 51 और 2 करोगे, 51 और 2 53, और 73। 73 में 6 जोड़ोगे तो आपका 76 हो जाएगा, और 76, 96, 96.5, 96.5 आ चुका है इनका योग। और 5 से जब डिवाइड करोगे तो कितना बार जाएगा? 5 एकम 5 जाएगा, 5 तिये 15, 5 एकम 5 गया, ओ 5 एकम 5, 5 निम 45, और फिर 5 तिये 15, इतना आ जाएगा। तो ये जो आया है ये क्या है? माध्य हो चुका है, माध्य निकाला है हमने, तो ये माध्य निकल चुका है आपका। इस प्रकार से आगे बढ़े। क्वेश्चन 49, 4-5 ये नीचे सीरीज दे रखी है पूरी, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले जो ये सीरीज दे रखी है हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके शॉर्ट मेथड की बात हम कर चुके हैं पहले, तो पहले इसका मान निकालेंगे हम, फिर इसमें रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो किस प्रकार से निकालेंगे कि सबसे पहले आपको कितनी दे रखी है लास्ट में भिन्न? 1/4, तो मैं 1 इधर लिख देता हूँ और 4 इधर लिख दिए। अब यहाँ से स्टार्ट करो, 2, 3, 1 दे रखा है, इस प्रकार से चलो उल्टा लिख दो, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 1 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है और इससे एक पहले वाली संख्या जोड़ दो। यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 है, और इससे पहले वाली संख्या कौन सी है? 1 तो जोड़ा तो 9 आ चुका है। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आया, और ये 4 जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा। 31 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा।
तो यहाँ से अब जो लास्ट में दो संख्याएं हैं वही हमारी भिन्न हो चुकी है, 40/31 हो चुकी है। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे कि 1 - 5/40/31, ये मेरी इसका मान निकाल दिया है। अब आप इनका एलसीएम लेते हो तो 4 आ जाएगा, और इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा पहले तो हमको। तो 5 × 31/40 इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप एलसीएम लेते हो तो इधर तो 160 आ जाएगा, और यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 15 और ये 5, इतना आ जाएगा। नीचे 40 है, यदि मैं इनको घटाता हूँ तो मेरा आता है 5, नीचे आता है 40 आता है। सॉल्व करोगे तो कितना मान आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 50 की बात करते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान बताना है। तो एक रिलेशन आपको मैंने काफ़ी बार बताया है, चाप बराबर त्रिज्या इंटू थीटा। थीटा यहाँ किसके अंदर होता है, रेडियन के अंदर होता है। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब देखो, चाप की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है, ठीक है। त्रिज्या किसके अंदर है, त्रिज्या 100 दे रखी है। थीटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 22/100 आ जाएगा। ये हमारा आ चुका है। मगर ये किसके अंदर आया है, रेडियन के अंदर, और आंसर हमें किस में दे रखे हैं, डिग्री मिनट में दे रखे हैं। तो यदि रेडियन में दिया है और डिग्री में निकालना है, जिसमें भी निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। यदि डिग्री में निकालना है तो डिग्री वाला ऊपर रखेंगे, रेडियन पाई वाला नीचे रखेंगे। इस प्रकार से लिख दिए। इसको यदि सॉल्व करते हो आप, 22/100 हो चुका है। 180, पाई को 22/7 लिख दोगे। 22 से देखो 22 कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी। यहाँ पर 18 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो, 18 5 90 होता है, 6 108 होता है, 7 126 होता है। 126/10 करोगे तो ये 12.6 आ चुका है। तो आपका यदि हम बात करें डिग्री की, 12.6 डिग्री आ चुका है, 6 डिग्री आ चुका है। अब जो पॉइंट के बाद 6 दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने आंसर क्या है, डिग्री मिनट में ला रखा है। तो पॉइंट के बाद में जो है उसको हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, और मिनट में चेंज करने के लिए, डिग्री से मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो 12 तो हमने डिग्री में ले लिया है। अब 0.6 की बात करते हैं, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आपका, ये 36 और जीरो, कितने स्थान के बाद, एक स्थान के बाद। तो यहाँ से आपके पास 36 मिनट आ चुका है, मिनट का साइन है ये। तो ये हो चुका है आपका 12 डिग्री 36 मिनट हो चुका है, 12 डिग्री 36 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 59 की बात करते हैं। यदि चारों महासागरों द्वारा आच्छादित कुल क्षेत्रफल इतना मिलियन वर्ग मील दे रखा है, तो प्रशांत महासागर द्वारा आच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं तो ये 49% है, कुल का 49% है। कुल कितना है, 130 इतना है मिलियन वगैरह। तो इसका 49% निकालना है, कहने का मतलब ये है। एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगी। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 13 निम्न 117 होते हैं, 11 यहाँ सल, 13 चौका 52, और 52 62 एक 63, इतना हो जाएगा। और एक स्थान के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 63.7 हो जाएगा। 63.7 ऑप्शन नंबर 4 आ चुका। आगे बढ़े, सवाल नंबर 60 की बात। एक हवाई जहाज किसी संभव त्रिभुज की भुजाओं के संगत दिशाओं में क्रमशः इतने इतने और इतने की चाल से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के परित उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल ज्ञात करनी है, तो औसत चाल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, टोटल दूरी। दो चीजें निकालनी है, सबसे पहले टोटल दूरी निकालनी है और टोटल समय निकालना है। बस इन पे कंसंट्रेट करना है आपको। टोटल दूरी और टोटल समय कैसे निकाल पाएंगे, जब भी 3 दिया हो तो हम देखो सबसे पहले ऐसे लिखते हैं कि ये हमारा चाल है, इधर दूरी निकालेंगे और उसके बाद में हम समय निकालेंगे। इसको मिटा देते हैं। तो ये 300 हो चुका है, ये 200 हो चुका है, ये 240 हो चुका है, ये हो चुका है। फिर हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, और फिर हम समय निकाल लेंगे। तो अब देखो ये तीनों क्या आपस में कट रहे हैं, 300 200 240 कट रहे हैं। 300 है, एक 200 है और एक 240 है, ये तीनों के तीनों कट रहे हैं। देखो किस से कट रहे हैं, मैं यदि पीछे से तीनों की एक एक जीरो कट दूं, ठीक है, किससे काटा, 10 से काटा,
और कुछ कट रहा है, 2 से और जाएगा, यानी कि 2 से और जा रहा है। तो यहाँ पर कितना हो चुका है, 15 हो चुका है, ये आपका 10 हो चुका है, ये 12 हो चुका है, इतना आ चुका है। अब आपने जिससे भी काटा है इनको, यानी कि जिससे भी काटा है, टोटल हमने किससे, पहले 10 से फिर 2 से, यानी कि टोटल 20 से हमने इनको काट दिया है, अनुपात में ले लिए। तो ये 20 ध्यान रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि यदि आप काटते हो तो लास्ट में आपको 20 से मल्टीप्लाई वापस करना पड़ेगा, नहीं करते हो तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा इस प्रकार के सवालों में आपको। यदि आप इनको पहले काटते हो तो आपको बाद में जिससे काटा है उससे वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काटा हमने इसलिए कि ये थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं काटेंगे तो एक बड़ा मान आएगा, यहाँ पर आसान हो जाएगा थोड़ा। आप वैसे भी कर सकते हो बिना काटे भी। तो देखो मेरा आ चुका है 15 आ चुका है, दूसरी चाल 10 है और तीसरी चाल 12 आ चुकी है। आप इन तीनों का एलसीएम लेते हो, क्योंकि तीनों दूरियां बराबर है, हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ से आपका आएगा, इसमें 3 5 छुपा है, इसमें भी 3 और 4 छुपा है। तो आप 15 को यदि 60 में तीनों का भाग जा रहा है, तो 15 का जब 60 में भाग दोगे तो समय कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका 15 में 60 में 15 का भाग दिया तो ये 4 आ चुका है, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। तो समय आ चुका है और प्रत्येक दूरी कितनी है, 60 है। तो अब आप क्या निकालते हो, सबसे पहले टोटल दूरी। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 3 दूरी है, प्रत्येक 60 है, तो 3 कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 3 कर दोगे 180 हो जाएगी। टोटल समय की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल समय की बात करते हो, तीनों को जोड़ दोगे 15 आ जाएगा। बस अब आ चुका है तो हम औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे 15 कर दोगे, कितना बार जाएगा, एक बार गया, 2 बार गया, 12 आ चुका है। 12 किसके अंदर आया है, अनुपात में आया है, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमने किससे काटा था, स्टार्टिंग में 20 से काटा था, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 240 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है, ये हो चुका है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 61 की बात करते हैं। एक लड़के से एक दी गई संख्या को 5/11 से गुणा करने के लिए कहा गया था। इसके बजाय उसने क्या किया, 5/11 से भाग दे दिया, या कह दो कि 11/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। उसको क्या करना था, 5/11 से मल्टीप्लाई करना था, उसने भाग दिया, या फिर कह दो 5/11 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि भाग दोगे किसी संख्या को आप 11/5 से तो उल्टा होके इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यदि 5/11 से मल्टीप्लाई करना था, उसने किस से मल्टीप्लाई कर दिया, 11/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे 192 अधिक आया है। तो संख्या क्या थी ये पूछा गया है, ओके ठीक है। तो हम कहेंगे देखो कि 11/5 से उसने आया अधिक, संख्या मानी थी हमने x मानी, इससे मल्टीप्लाई किया, करना किससे था, इससे। यदि इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना अधिक आया है, 192 अधिक आ गया परिणाम से, तो इनका डिफरेंस 192 के बराबर होगा। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये 55 आ जाएगा, इधर 121 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा, x दोनों में से कॉमन आ चुका है, इधर 192। अब 121 में से 25 घटाते हो, 100 में से यदि आप 21 घटाओगे और बाकी कितना बचा, 4 बचा, तो 96 आ चुका है। 96/55 इंटू एक्स बराबर 192 आ चुका। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 96 से 92 2 बार कटता है, तो हम 2 लिख दिया, 55 और आएगा, इतना हो चुका है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, 3 हो चुका है, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 64 की बात कर दें। यदि किसी पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष भाग का आधा भाग पीला है, तो पेंसिल का शेष 3/4, 3 सही है, 1/2 सेंटीमीटर भाग नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई। तो देखो आपको दो भिन्न दे रखी है, एक तो 1/8 दे रखी है, इसको थोड़ा सा सरल करते हैं तो 3 दूनी 6, और ये तो सेंटीमीटर में दे रखा है, आपको मान दे रखा है। तो देखो 1/8 दे रखा है, तो हम कह देंगे कि टोटल पेंसिल कितने टुकड़ों में है, 8 में है। उसमें से क्या किया, एक भाग तो पेंसिल का क्या है, काला है, शेष पेंसिल कितना बचा भाग, 7 बचा, 7 का आधा पीला है, तो हम कह देंगे 7/2 तो आधा भाग हो गया पीला है,
और 7/2 भाग ही उसका क्या है, 7/2 भाग ही शेष बचा है। और ये जो शेष बचा है वो कितना बचा है, 3/1/4, यानी वो भी, इसको सरल करोगे आप, ये भी 7/2 ही आ जाएगा। 3/1/2 को लिखोगे तो 7/2 ही होता है। यानी 7/2 की वैल्यू 7/2, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पूरी पेंसिल की लंबाई पूछी है तो 8, एक की वैल्यू यदि 1 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 ही हो जाएगी, यानी कि 8 सेंटीमीटर लंबी है पेंसिल। सवाल नंबर 68 की बात करें, देखो, असहभाज्य संख्याओं का लस्य इतना दे रखा है, यदि एक संख्या 29 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सहभाज्य संख्याएं लिखना था उसको, नहीं, केवल सहभाज्य संख्याएं लिखना था। सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है, 638 दे रखा है। एक संख्या 29 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहली बात, सहभाज्य संख्याएं क्या होती है। सहभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं होती है कि जिनमें से आपस में जो भी है वो आपस में किसी एक संख्या से भाग नहीं जाती है, ठीक है, यानी उसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। जैसे 3 है और 8 है, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या तो नहीं, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये सहभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि आपस में इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे दोनों को भाग दिया जा सकता है केवल एक के अलावा। तो ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं का यदि आप एचसीएफ लेते हो, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि उसका एचसीएफ है ना जो 1 आता है हमेशा। सहभाज्य संख्याओं में से दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए उनका एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है। तो आपके पास एलसीएम आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है, एक संख्या आ चुकी है, तो आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। अब आपको देखो, एलसीएम दे रखा है 638, एचसीएफ 1 दे रखा है, और दूसरी संख्या आपको एक निकालनी है, दूसरी संख्या आपको 29 दे रखी है, ठीक है। इस प्रकार से तुम कैसे निकाल लेंगे, ये 29 को आप इधर ले आओगे तो ये नीचे आ जाएगा 29, और सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, देखो एक लाइन नीचे ही लिख लेते हैं, 638/29 आ जाएगा। अब बस भाग देना है, भाग पूरा पूरा जाएगा। 29 को जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, 58 आता है। 58 जाने के बाद में कितना बचेगा, 2 और 5 बचेगा, वापस से 58 2 बार, 22 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ सहभाज्य संख्याएं दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 68 हो चुका है हमारा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 73। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 और उसके बाद 5 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है। मान लिया कि स्टार्टिंग में कुछ राशि थी, ठीक है, कुछ राशि थी, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, फिर 2 साल बाद वो कितनी हो गई है, 720 हो गई है, फिर 5 साल बाद कितनी हो गई है, इतनी हो गई है। अब चूंकि साधारण ब्याज के ऊपर है तो ब्याज हर साल बराबर मिलता है, ठीक है, हर साल बराबर मिलता है। तो अब देखो, 5 साल बाद राशि इतनी है, 2 साल बाद इतनी है, तो जो 5 साल के अंदर यदि मैं इन दोनों को घटाता हूं तो जो मेरे पास 5 साल का कुल टोटल ब्याज आ जाएगा। तो 1020 में से आप जब 720 घटाते हो तो आपके पास 300 रुपये ब्याज आ चुका है। 5 साल का ब्याज कितना आ चुका है, 300 आ चुका है। अब चूंकि ये साधारण ब्याज है और हर साल बराबर मिलता है, तो 1 साल का ब्याज अब जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हमें पता चल चुका है 1 साल का ब्याज कितना है, 60 है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, तो 2 साल में कितना आ गया होगा, 60 इंटू 2, यानी कि 120 ब्याज आया होगा, और उसके बाद राशि कितनी हो चुकी होगी, 720 हो चुकी होगी। तो राशि कितनी थी, यानी कि 600 थी। 2 साल बाद ब्याज कितना आया, 2 साल का ब्याज 120 जोड़कर राशि कितनी हो गई, 720 हो गई। तो कितना हो गया, राशि 600 हो गई है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 80 की बात करते हैं। ये दे रखा है आपको, अब दे तो आपको ऐसे देखने में तो काफी ऐसे हार्ड सा सवाल दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पर देखो, जैसे आप इसको देखोगे 5000 में से इसका घटाने पर कितना बचता है, 1 बचेगा, बस आधा सवाल खत्म हो चुका है। आधा सवाल खत्म क्या हो चुका है कि देखने के अंदर आसान हो गया 1, और अब आप, ये आपका 1 बचा है, ये 80 बचा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब आपके पास क्या बचा, 81 का अंडर रूट करोगे 9 आ जाएगा, तो हमारे पास 16 प्लस 9 बच चुका है। 16 प्लस 9 कितना होता है, 25 होता है, और 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 82 की बात करते हैं। एन एग्जामिनेशन रिक्वायर 33% मार्क्स इन ऑर्डर टू पास, यानी उसको एग्जाम पास करने के लिए 33% नंबर चाहिए। उसने 200 नंबर लाया, 210 नंबर लाया और 21 नंबर से फेल हो गया, तो व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जाम के टोटल नंबर कितने थे ये पूछा गया है। देखो 33% तो क्या है, पास करने के लिए चाहिए, वो 110 नंबर लाया है, 21 नंबर से फेल हो गया है, तो टोटल कितने नंबर का पेपर था ये पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि वो 110 नंबर लाया है, यदि वो 21 और नंबर लिया था तो पास हो जाता, यानी कि उसके 33% नंबर आ जाते, ये 33 के बराबर हो जाएगा। इनको यदि आप जोड़ते हो तो 1 आएगा, 3 आएगा, यानी 231 की वैल्यू कितनी है, 33% दे रखी है आपको। कुल पेपर कितने का था, 100% का होता है, कुल राशि हम 100 मानते हैं। तो देखो 33 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 231। तो एक की वैल्यू, 1% की वैल्यू यदि 33% की वैल्यू है, ये 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 33 से भाग दे दोगे तो 100% की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 231/33 इंटू 100 कर दोगे आप। ठीक है, अब आंसर पूरा पूरा आ रहा है, तो इसका मतलब जो 33 है, 33 से यदि आप भाग दोगे, या पहले 11 से काट दो, 2 और 1 हो जाएगा 21, ये आपका कितना, 11 से 3 बार जाएगा, यानी कि 7 आ चुका है, यानी कि 700 आ चुका है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 86 की बात करते हैं। निम्नलिखित बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2015 और 2017 में बेचे गए स्कूल बैगों की संख्या का अंतर बताना है। ये 2015 है और ये 2017 है। यहाँ पर 45 दे रखा है, यहाँ पर 40 दे रखा है, क्वांटिटी आपको लाख में दे रखी है, तो 45 में से यदि आप 40 घटाते हो तो आपका आंसर 5 आता है, यानी 5 लाख का अंतर है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 87 की बात करते हैं। दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न का उत्तर दें। अब देखो क्या दे रखा है आपको, शॉपिंग मॉल परियोजना के चरण दे रखे हैं। शॉपिंग मॉल परियोजना यानी शॉपिंग मॉल तैयार करना है, इसके लिए क्या क्या है कि एक तो डिज़ाइन करना है, नियोजन या डिज़ाइन, योजना बनानी है और डिज़ाइन करना है। दूसरा है चरण निर्माण करना है, फिर पाइपलाइन बिछानी है उसके अंदर, फिर पेंटिंग करनी है। ये 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण के लिए आवश्यक मैन पावर और उनमें प्रत्येक का दैनिक वेतन, यानी इनके लिए किस किस की जरूरत होगी और कितनी कितनी होगी वो दे रखी है आपको। जैसे डिजाइन और योजना बनाने के लिए हमें एक तो प्रबंधक की जरूरत होगी, 2 सिविल इंजीनियर की जरूरत होगी, 2 अकुशल और 20 कुशल इंजीनियर की जरूरत होगी, 20 कुशल श्रमिक की जरूरत होगी, इस प्रकार से। और प्रत्येक का वेतन भी आपको दे रखा है कि प्रबंधक को 15,000 देना पड़ेगा, सिविल इंजीनियर को एक को 20,000, तो 2 को 40,000 हो जाएगा, इस प्रकार से देना पड़ेगा। ये हो चुका है। अब आपको नीचे फिर वापस से इनके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा डाटा दिया गया है कि चरण को पूर्ण होने की अनुमानित समाप्ति, यानी पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि उनको कितने कितने दिन लगेंगे। योजना बनाने में 20 दिन, निर्माण में 500 दिन, इसी प्रकार से दिन लगेंगे। मगर एक्चुअल में क्या हुआ, जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा ही लगता है। तो वास्तविक में क्या हुआ, 30 दिन तो योजना बनाने में लग गए, निर्माण में 500 दिन लगने थे, कितना लगा, 650 दिन लगे। पूछा क्या गया है कि किस चरण के दौरान अनुमानित वेतन खर्च की तुलना में वास्तविक वेतन खर्च में अधिकतम निरपेक्ष वृद्धि हुई है, यानी कि वास्तविक में अनुमानित की तुलना से किस में अधिक वृद्धि हुई है, अधिक वास्तविक, यानी अनुमानित वेतन खर्च की तुलना में वास्तविक वेतन खर्च में अधिकतम वृद्धि कहाँ पर, यानी अधिकतम जो वृद्धि है आपको खर्च के अंदर वो कहाँ पर दिखाई दे रही है, वास्तविक और अनुमानित के बीच की, ये बतानी है हमें। अब देखो ये हमारे पास डाटा है, आपके सामने डाटा है। थोड़ा सा सवाल को नीचे कर लेते हैं और ये डाटा है हमारे पास। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, प्रबंधन, ये आपको प्रतिदिन का
खर्चा बताया है कि हर का कितना कितना वेतन है। तो आप क्या करोगे, सबका सबसे पहले एक दिन का वेतन निकालोगे, यानी योजना में कितना एक दिन का खर्चा लग रहा है, फिर उसको आप नंबर ऑफ दिन 20 लगे हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे देखो, यदि योजना की बात करता हूं मैं, प्रबंधक कितना है, एक है, और उसको 15,000 मिलते हैं, तो 15,000 तो उसको परियोजना के दे दिए। उसके बाद में दो इंजीनियर, एक को 40 मिलेंगे। या फिर हम देखो सबके अंदर क्या है, यहाँ पर देखो दो दो जीरो तो सब में है, तो हम 2 जीरो कम ही लिख लेते हैं, यानी 150 लिख लेते हैं। उसके बाद में दूसरे की बात करें तो 2 को जब आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ दो दो जीरो हमने हटा दिए पहले से, ठीक है, क्योंकि सब में थी इसलिए हमने कम कर दिए। इसलिए अब यहाँ पर जब आप अकुशल श्रमिक कितने हैं, 2 है, एक को 10 मिलता है तो 2 को 20 मिलेगा। इसी प्रकार से कुशल श्रमिक की बात करते हैं तो 15 है, तो 20 को कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाए। इन सब को जोड़ोगे, इसी प्रकार से बाकियों को जोड़ोगे आप, तो सबका एक दिन का वेतन आ जाएगा। सबको कितना कितना मिल रहा है, एक दिन का वेतन वो आ जाएगा। अब नीचे फिर परियोजना में एक दिन का वेतन आ जाएगा। अब देखो अनुमानित कितने दिन हुई है, 20 दिन हुई, और इसी प्रकार से वास्तविक कितना दिन लगा, 30 दिन, कि उन्होंने माना। इन सबको पहले देखो आप जोड़ो, ये आपका आया, लास्ट में तो जीरो आएगा, यहाँ से 2 और 1 ये 7 आ जाएगा, 3 और 4 7 और 1 8, 8 हो चुका है। एक दिन का टोटल कितने रुपए खर्चा आ रहा है वेतन पर, 870 आ रहा है, ठीक है, 870 आ रहा है। और 20 दिन का खर्चा, 20 दिन का खर्चा कितना हो जाएगा, आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 30 का कितना आ रहा है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और वर्दी निकालोगे तो कितने दिन ज़्यादा लगे हैं, 10 दिन। 30 में से 20 घटाओगे, यहाँ घटाओगे आप, तो कितने दिन ज़्यादा लगे हैं, 10 दिन ज़्यादा लगे हैं। तो 10 दिन का जो खर्चा है कितना लगा, 10 इंटू एक दिन का खर्चा 870 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 8700 इतना लगा है। तो इस प्रकार से चेक करना है कि ये सबसे ज़्यादा किसके अंदर आ रहा है, ठीक है। यदि मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे को ये देखने से दिखाई दे रहा है कि ये तो काफ़ी कम है, यहाँ पर तो 1 1 2 2 है, यहाँ पर 500 बढ़ गए सीधे ही, ठीक है। तो मैं यदि इन सबको, पहले को तो छोड़ दो चाहे आप, बाकियों को यदि हम बराबर बराबर मान लेते हैं कि एक दिन का खर्चा इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तीनों का 1 1 है, तो देखो सबसे ज़्यादा किसका आएगा खर्चा। तो देखो सबसे ज़्यादा खर्चा किसका आएगा, आप नीचे देखो, यदि दिन यहाँ पर देखें तो इतने आते हैं, यहाँ पर आते हैं 150, यहाँ पर यदि घटाते हो तो आप कितने दिन आते हैं, 20 दिन आते हैं, और यहाँ पर देखोगे तो 10 दिन आते हैं। तो यदि सबका खर्चा मैंने बराबर मान लिया, एक एक है, अब आपको दिन दे रखे हैं, पहले को 10 दिन ज़्यादा लगे, दूसरे निर्माण में हमें 150 दिन ज़्यादा, पाइपलाइन बिछाने में 20 दिन एक्स्ट्रा, पेंटिंग में 10 दिन एक्स्ट्रा। तो सबको आप एक एक से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहने वाला है, 10 150 20 और 10। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, निर्माण वाला है। यदि मैं सबके वेतन को बराबर भी मानता हूँ तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है, निर्माण वाला है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, निर्माण को यदि मैंने मान लिया कि एक है और बाकियों को थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, क्योंकि हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, इससे बढ़िया है कि हम डाटा को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, कि निर्माण वाले को मैंने 1 मान लिया, बाकियों को मैंने 2 2 मान लिया। अब करके देखते हैं कौन सा ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मान काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या ऐसे से करने से, इनको डबल करने से, ये देख रहे हैं। जब ऐसा किया तो आप पहले को मल्टीप्लाई करोगे, 10 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा, और ये तो एक ही था, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे पहले वाले की, क्योंकि वो तो काफ़ी कम है। दूसरे की यदि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 150 ही आएगा। 20 दिन है, 20 को 2 से करोगे तो 40 आ जाएगा। पेंटिंग में 10 दिन लगे एक्स्ट्रा, तो 10 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 10 को 2 से करोगे तो 40 आ जाएगा, 10 को 2 से करोगे तो 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो अभी भी यदि आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा खर्चा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहीं दिखाई दे रहा है, इसके अंदर, निर्माण के अंदर 150, बाकियों में तो 40 20 है। यदि आप इनको और भी बढ़ा देते हो, कितना कर दें, इसको 1 कर दें, इसको 4 4 कर दें, अब देख लो कितना हो जाएगा। ये तो 150 है, और इसको यदि मैं कर दूं 4 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से किया
तो ये आपका 80 हो जाएगा। इसको 4 से करोगे 40, तो भी नहीं बढ़ा, ठीक है। यानी कि हमें देखो यहाँ से देखने से पता चल रहा है, यहाँ 1 था, यहाँ 4 था, यहाँ 150 था, यहाँ तो ये लगभग बराबर ही सही होगा इनका वैसे तो। लेकिन हमने क्या है, इसको 4 गुना कर दिया। चलो इनके वेतन को क्या किया, 4 गुना कर दिया है, ठीक है। एक दिन का जो जितना भी वेतन बन रहा था कुल टोटल मिला के, हमने इनको 4 गुना कर दिया है, पाइपलाइन बिछाने का और पेंटिंग बिछाने का कर दिया है। फिर भी देखो जो हमारा आंसर है वो वही रह रहा है, कौन सा, निर्माण वाला रह रहा है। तो इसलिए हम यहाँ से इस प्रकार से सोच सकते हैं, और ऑप्शन नंबर अपना कितना हो जाएगा, निर्माण वाला ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप या तो सोच सकते हो, नहीं तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये हो चुका है हमारा। और वैसे भी आप ये सोच सकते हो कि तुक्का यदि आपको लगाना हो कि टाइम हमें कम देना है, तो जो खर्चा सबसे ज़्यादा लगता है, डिज़ाइन में लगता है या निर्माण में लगता है या बाकी काम में, तो बिल्डिंग को बनाने में ही सबसे ज़्यादा खर्चा लगेगा, बाकी काम में तो उससे कम ही खर्चा लगता है। तो इसलिए आप इस तरीके से तुक्का भी मार सकते थे कि निर्माण में। क्वेश्चन 88, निम्न तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देखो ये दोनों परीक्षाओं में पास, यानी दोनों सेमेस्टर परीक्षाओं, यानी दोनों परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ पर केवल एक परीक्षा में पास होने वाले, और यहाँ पर भी केवल दूसरी परीक्षा में पास होने वाले, और ये दोनों परीक्षाओं में फेल होने को दिखाया गया है। अब पूछा गया है कि कम से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले कक्षा 7C के छात्रों की संख्या का प्रतिशत कितना है। कम से कम एक, यानी कम से कम एक में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 में होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 में हो तो और भी बढ़िया, 3 में तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कम से कम एक होना चाहिए। तो देखो कम से कम एक की बात करते हैं तो ये तीनों आ जाएंगे उत्तीर्ण के अंदर, कि कम से कम एक, और ये दोनों में है तो ये तीनों आ जाएंगे। इनको यदि आप जोड़ते हो तो 25 आता है, और कुल टोटल करते हो तो 30 आता है। तो कुल टोटल छात्र थे 30, उसमें से 25 जो है कम से कम एक में उत्तीर्ण है। तो 25-30 का कितना परसेंट है ये हमें बताना है। तो यदि आप यहाँ से काटते हो तो ये 5 बार, ये 6 बार, इस प्रकार से आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3, 5 × 6 सही 2/3। अब 5 की मल्टीप्लाई आप 6 से भी करोगे और 2/3 से भी करोगे, ठीक है, इस प्रकार से करोगे। और अब देखो करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 था, ये 6 था, 6 नहीं 16 सही 2/3 आएगा। 5 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और इसको करोगे तो ये आपका 10/3 आ जाएगा। अब 10 में 3 का भाग कितनी बार और जाता है, तो हम लिख देंगे 3 बार और जाता है, तो 83 कर दें इसको। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80 प्लस, इस प्रकार से लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 83 सही 1/3 लिख सकते हैं, यानी 83 के आसपास कह दो आप। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये आपका पेपर शिफ्ट 1 का हो चुका है। नहीं, एक सवाल और बचा है। सवाल नंबर 89 में क्या दिया गया है, दी गई तालिका के अनुसार वर्ष 2013 और 2014 के दौरान इनमें से किस राज्य में नेटफ्लिक्स चैनल उपभोक्ताओं की संख्या में अधिकतम परिवर्तन हुआ। अधिकतम परिवर्तन कहाँ पर हुआ है, 2003 से 2004 में। यदि मैं पहले के अंदर देखता हूँ 43 में से 37 घटाते हो तो 6 आता है, यहाँ पर आपका 5 आता है, यहाँ पर आपका 8 आता है, यहाँ पर 2 आता है, आगे आपका देखते हो तो 2 आता है, और यहाँ पर 0 आता है, फिर आपका कितना आता है, 4 आता है। सबसे अधिक आपको यहाँ असम के अंदर देखने को मिलेगा परिवर्तन, तो असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का पेपर शिफ्ट नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं शिफ्ट नंबर 2 की। शिफ्ट नंबर 2 की जब बात कर रहे हैं तो पहला सवाल हमारा क्या था कि श्रेणी ये दे रखी है आपको 10, 2, 5, 8, 11, 10, इसका 10वां पद बताना है। देखिए अब इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 3 है, इनके बीच का अंतर भी 3 है, इनके बीच के भी, यानी कि ये कौन सी श्रेणी हो गई, ऐसी श्रेणी जिनका अंतर समान है, यानी उसको कहते हैं समानांतर। समानांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर 2 है, जो पहला पद होता है उसी को हम a कहते हैं। n क्या है कि जो पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, 10 हुआ, तो हम कह देंगे 10 है। और d क्या होता है, इनका अंतर होता है, कितना है, प्रत्येक अंतर 3 का है, तो d की वैल्यू 3 हो चुकी है।
तो आप यहाँ पर लिखोगे 2, यहाँ पर 10 से 1 कम 9 लिख दोगे और डी का मान 3 लिख दोगे। 27 और 2 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ चुका। इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन 18, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से असंगत है, एक संगत है। 3 संगत है और एक असंगत है। असंगत का बताना है कौन सा है। अब देखो बेलन क्या है, ये भी 3D होता है, यानी 3 डायमेंशनल होता है। और घनाभ भी होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है। और जो पिरामिड है वो भी 3 डायमेंशन। ये वर्त होता है ना जो, ये आपका पन्ने पे बन जाता है, 2 डायमेंशनल होता है, 2D होता है। तो इसलिए यही इनका अलग है इनसे, बाकी सब सेम है। क्वेश्चन 23, एक व्यक्ति की टंकन गति 25 शब्द प्रति मिनट है। उस व्यक्ति को 987 शब्द टंकित करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछा गया आपसे, समय पूछा गया। ठीक है, तो अब देखो हमें इनसे समय निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे। एक तो आपको शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर पीछे क्या यूनिट दी गई है, शब्द। और यहाँ पर क्या दिया गया है, शब्द प्रति मिनट दिया गया है। आप ऐसा करके देखिए कि कब है ना समय आएगा, ये शब्द से शब्द कट जाएगा, केवल मिनट जो कि समय है वो बचेगा। ठीक है, तो यदि मैं इसको ऊपर लिखता हूँ 987, यहाँ लिख देते हैं हम शब्द, इसकी यूनिट। नीचे आप 35 लिख दो, इसकी यूनिट क्या है, शब्द प्रति मिनट। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो शब्द से तो शब्द कट गए हैं, मिनट देखो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 987/35 मिनट आ चुका है। तो ये हमारा इसी प्रकार से रखना है कि हमें समय निकालना था। यहाँ पर यूनिट देखो समय बन चुकी है, किस प्रकार से शब्द से शब्द कट के, तो ये हमने सही रख रखा है। अब आप इसका भाग दो, तो भाग दोगे आप, यदि 35 का भाग नहीं आता है तो पहले आप 7 से काट दो। 7 से यदि काटेंगे, 7 से जाएगा क्या भाग, देखते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। चलो 7 से भाग चला जाएगा, 5 बार गया। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 141/5 हो चुका। 141/5 मिनट हो चुका है। और सरल करें, 5 का भाग देखो कितनी बार जाता है, पूरा पूरा। 5 एकम 5 दिए, 5 दूनी, 5 दूनी तो हो गया 10, फिर 5 8 है 40, 40। फिर भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगेगा, एक जीरो उतरेगी और 2 आएगा, यानी 28.2 मिनट आ चुके हैं। अब इसको मिनट और सेकंड में यदि आपको चेंज करना है तो 28 तो मिनट रख लो। अब जो 0.2 है इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 और 1 के स्थान के बाद 0 पॉइंट लगेगा। 12 सेकंड आ चुके हैं। कितने सेकंड आ गए, 12 सेकंड। तो 28 मिनट और 12 सेकंड हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 28 12, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 29 की बात करते हैं। वृत्त दे रखा है आपको, त्रिज्या 6 दे रखी है, सी का मान बताना है। जब ऐसा दिया रहता है आपको, देखो ये इक्वेशन दी रहती है, हमने पहले भी बात की थी। तो इस दौरान केंद्र क्या होता है, एक तो ये बात करेंगे, और एक त्रिज्या क्या होती है वो बात करेंगे। ये एक वर्त की इक्वेशन दी रहती है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि देखो इसको इस प्रकार से यदि आपको इक्वेशन दी रहती है, x² + y² प्लस क्या होता है यहाँ पर 2gx + 2fy + c = 0। यदि इस प्रकार से दी है, अब इससे तुलना करो आप कि g कब आएगा। g क्या होता है, x का गुणांक होता है, जो x का जो भी गुणांक होता है उसका आधा कर दो। तो यहाँ पर कितना गुणांक है, -3 है, -6 है। -6 को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, y का गुणांक 8 दे रखा है, 8 को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये तो हो चुके हैं, इसका मान आ चुका है g और f का। अब आपको माइनस और लगाने हैं, यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो 4 माइनस का हो गया, और यहाँ पर लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो लास्ट में आपको पहले g और f के मान निकाल रहे हो, लास्ट में माइनस लगाने हैं दोनों के। तो ये आपका केंद्र आ चुका है। यदि त्रिज्या की बात करते हैं तो वो क्या होता है, g² होता है + f² होता है और -c होता है।
ये आपकी त्रिज्या होती है। तो जी का मान हमने निकाला था, अभी कितना आया था, -3 आया था, और एफ का मान यदि आपने निकाला था कितना आया था, 4 आया था। ये हो गया। तो आप इसमें मान रखो, जी का मान रखोगे तो 9 आ जाएगा, जी स्क्वायर का मान, ये आपका 16 हो जाएगा, माइनस सी है, और बराबर में आपको 36 दे रखा है त्रिज्या। 36 36 क्या, 6 दे रखा है त्रिज्या, 6 दे रखा। यदि इधर भी स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस सी, इधर से तो अंडरूट हट जाएगा, और इधर 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से सी का यदि आप मान निकालते हो तो क्या हो जाएगा, सी का मान देखो, मैं यदि माइनस सी को इधर रखता हूँ, 25 को उधर ले जाता हूँ, 36 माइनस मेरा कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, घटाओगे माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इधर माइनस है, तो हम यदि माइनस को इधर भी ले जा सकते हैं, यानी कि सी का मान कितना आ चुका है, -11 आ चुका है। कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। इस प्रकार से निकालना है। केंद्र निकालना भी पूछा जा सकता है, तो वो भी ध्यान रखिए क्या होता है, -g -f, ये होता है। तो सबसे पहले जी और एफ का मान निकाल के रख दो, और फिर बाद में माइनस लगा दो। ये हो चुका। सवाल नंबर 30 की बात करें, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है इस प्रकार से, और एक संख्या इतनी दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी गई है। तो हम लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। दोनों के मान लिखोगे, एलसीएम कितना हो चुका है, 10 की पावर 8 हो चुका है, एचसीएफ कितना है, 10 12 7 की पावर 10 की, को वापस से लिखना पड़ेगा, 10 की पावर 12 7 की पावर 3, इस प्रकार से। अब यहां पर देखो, एक संख्या कितनी है, 10 की पावर 12 है। यदि मेरे को दूसरी संख्या निकालनी है तो पहली संख्या इनके भाग में चली जाएगी, तो मैं वहीं पर डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, 10 की पावर 12 7 की पावर 3, और बटे के अंदर हम रख देते हैं कितना, 10 की पावर 12। ये हो चुका है। सॉल्व करेंगे आप, कितना आएगा यहाँ से। अब ये पावर से देखो, पावर ऊपर टोटल 10 की पावर कितनी है, 20 है, और नीचे कितनी है, 12 है। ये 12 से 12 आप काट दो, 10 की पावर 8 बच चुकी है ऊपर। तो ऊपर क्या बचा, 10 की पावर 8 बची है, 7 की पावर 3 बची है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है कि दूसरी संख्या इतनी होगी। क्वेश्चन 33, निम्न को हल करें। अब ये आपको एक दे रखी है मान, इसको सरल करना है आपको। कैसे करोगे, अंदर कितना दे रखा है, यहाँ पर यदि देखते हैं तो कोस इनवर्स में दे रखा है। यदि मैं इसको साइन इनवर्स में चेंज कर दूं तो साइन से साइन कट जाएगा, और केवल एंगल बचेगा 3/5। इसी प्रकार से यदि मैं इसको tan इनवर्स जो दे रखा है उसको कोस में कर दूं तो कोस से कोस कट जाएगा, और जितना एंगल बचेगा वो हमारे पास बच जाएगा। तो अब बात आती है कि इसको साइन के अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इनवर्स पता होना चाहिए, इनवर्स का मतलब क्या है। पहले भी बात कर चुके हम कि जैसे यदि आपको साइन थीटा बराबर एक्स दे रखा है, तो थीटा बराबर यदि मैं साइन को उधर ले जाता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स, इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो ये होता है, ठीक है। और वापस मैं इधर इधर ले आता हूं तो मैं कह दूंगा साइन थीटा बराबर इतना हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आपको इनवर्स दे रखा है पहले से, तो मैं लिख दूंगा कि, मैं क्या लिख दूंगा, थीटा बराबर मेरा क्या है, कोस इनवर्स 3/5, इस प्रकार से लिख दूंगा। ऐसा यदि मैं लिखता हूं, कोस को इधर ले आता हूं, तो कोस थीटा बराबर कितना बन जाएगा, 3/5 बन जाएगा। ये बन चुका है 3/5। अब आप इसको सोल्व करोगे कैसे, त्रिभुज से जानते हैं हम, यदि ये थीटा एंगल ये वाला है तो कोस क्या होता है, ये बटे ये भुजा, आधार बटे कर्ण 3/5। अब यदि मेरे को इसको साइन में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें ये भुजा निकालनी पड़ेगी। ये 3 है, कर्ण 5 है, तो लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लोगे, नहीं तो ये ट्रिपलेट भी होता है, उससे भी पता चल रहा है। तो अब साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे लंब बटे कर्ण 4/5, 4/5 आ चुका है। तो साइन थीटा का मान आपके पास कितना आ चुका है, 4/5 आ चुका है। अब यहाँ से वापस आप थीटा का मान निकाल लोगे, थीटा निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, साइन वापस इधर लाना पड़ेगा, ये आपका 4/5 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो थीटा है वो इसके अंदर आ चुका है। अब हम ये वैल्यू रख देंगे कि मैंने देखो सबसे पहले क्या किया, मेरे पास था कोस इनवर्स 3/5, मेरे को इसको साइन में चेंज करना है, मैंने इसको थीटा मान लिया।
कोस को इधर ले आया तो इस प्रकार से बन गया, ठीक है, कोस को इधर लिया इस प्रकार से बन गया। इससे मैंने साइन में चेंज कर लिया और वापस से थीटा बना दिया, तो थीटा का मान अब मेरे पास साइन इनवर्स के रूप में आ चुका है। तो एक चीज तो ये आ चुकी है। इसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसकी बात करते हैं तो टेन इनवर्स की बात करते हो, अब की बार मैं जो है थीटा को, या आप दूसरी संख्या मान लो जिससे दिक्कत नहीं हो, मैंने 5 मान लिया। 5 बराबर क्या है मेरा, टेन इनवर्स 5/12 मान लिया। तो टेन 5, यदि टेन इधर आता है तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/12 के बराबर। अब यदि यहां से त्रिभुज बनाते हो आप, क्या होता है ये लंब, यदि ये थीटा कोण है तो ये लंब बटे आधार 12, और ये हो जाएगा आपका कर्ण 13 हो जाएगा, वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये आ चुका है आपका इतना। अब हमें क्या है, बार क्या कौन सा कोण दे रखा है, कोस दे रखा है, तो हम इसको कोस में चेंज करेंगे। तो यहाँ से कोस 5 की यदि बात करते हैं तो कितनी वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे 12/13 आधार बटे कर्ण 12/13 हो जाएगा। अब आप वापस 5 की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये आपका कोस इनवर्स 12/13 आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। अब आप देखो, इसको हमने थीटा माना है, इसको 5 माना था, दोनों की वैल्यू वापस रख दो। जो थीटा की वैल्यू आई थी वो रख दोगे, एक तो ये आई थी, और एक 5 की वैल्यू आई थी, ये रख दोगे। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर कोस इनवर्स आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। और आपके पास क्या बचेगा, साइन। साइन देखो, अब एक चीज देखिए क्या होता है कि जैसे साइन और अंदर साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, इस प्रकार से आपको वैल्यू दे रखी, तो इसका मान कितने के बराबर होता है। यदि बाहर और अंदर दोनों साइन है, ये साइन और ये साइन इनवर्स है, तो हम कहेंगे ये एक्स के बराबर होता है, इस प्रकार से होता है। तो अब देखो, आपकी जो वैल्यू थी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। पहला एंगल कितना आया था, 5 का मान, एक बार तो मैं आपको है ना पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे साइन आ जाएगा, वहां पर थीटा का मान आपके पास ये था, इसको रखोगे तो साइन इनवर्स 5/4 आ जाएगा। दूसरा था आपके पास कोस, और कोस इनवर्स की बात करते हो तो कितना आया है, 12/13 है, ये आ चुका है। अब देखो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, पहले वाले का मान कितना आएगा, केवल 4/5 आ जाएगा। ऐसे मान लो कि साइन से साइन इनवर्स कट चुका है, इसी प्रकार से कोस इनवर्स कट चुका है, तो कितना आया, 12/13 आ चुका है, ये आ चुका है। और बीच में प्लस का साइन। अब आपको बस एलसीएम लेना है इनका और जोड़ के बता देना कितना है। 13 और 65 हो चुका है, 13 और 5 का एलसीएम, तो 13 चौका कितना होगा, 26 और 52 हो जाएगा। इसी प्रकार से 12×5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इनको जोड़ते हो तो ये 0 आ चुका है, 0 क्या 2 आएगा लास्ट में, लास्ट में 2 आया, यहाँ पर 11 आया, लास्ट में 65 आया, 112/65 हो चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। आगे बात करते हैं सवाल 35 की। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा, यह पूछा गया है। देखो, एक ए है एक बी है, ये करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में पूरा, बी करता है 30 दिनों के अंदर पूरा। तो दोनों मिलकर कितना, एलसीएम इनका कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। तो ये तो हमारा हो चुका है, टोटल वर्क हो चुका है कितना, 30 हो चुका है। 15 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि ये इनका एक दिन का काम हो, या हम इफिशिएंसी बोल सकते हैं कि ए 2 करता है और बी 1 करता है, इस प्रकार से हो चुका है। यदि मैं दोनों की बात करता हूँ, 2 दिन का काम निकालता हूँ, क्योंकि एक दिन ए करता है और एक दिन बी करता है, अल्टरनेटिव डेज। तो 2 दिन के काम की यदि बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 और +1 दोनों को जोड़ दो। 2 दिन के कार्य की बात करते हैं, 2 डेज वर्क की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों का 3 हो जाएगा। टोटल काम कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है। तो समय की यदि बात करें हम तो कितना हो जाएगा, 30 बटे आप यदि 3 करते हो तो कितना आता है, यहाँ से आपका 10 आता है, ठीक है, 10 आता है। और 10 को फिर आपको लास्ट में, हमने 2 दिन का काम माना है इसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिन इससे डबल लगेंगे, क्योंकि 2 दिन का काम हमने 3 माना था, तो दिन डबल लगेंगे, 20 हो जाएगा, 20। तो 20 दिन आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। लास्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 दिन का काम मान लिया था। क्वेश्चन 37, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है।
13 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की दोगुनी हो जाती है, तो बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो वर्तमान में क्या है, पिता की आयु और बेटे की आयु का अनुपात 3:1 है, ये है। 13 वर्ष बाद की बात करते हैं तो बेटे की आयु 13 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की दुगनी हो जाती है, तो अनुपात हो जाता है 2:1। तो बेटे की वर्तमान आयु बतानी है आपको। अब देखो यहाँ पर आपके पास अंतर देखते हैं तो बराबर नहीं है दोनों तरफ, तो अंतर बराबर करना पड़ेगा। किस प्रकार से, ऊपर अंतर जितना है 2 का है, नीचे 1 का है, तो 1 से तो ऊपर करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 से नीचे करो, ये आपका 3:1 है। इस 2 से नीचे किया तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब अंतर देखो दोनों तरफ बराबर हो चुका है, यहाँ पर भी 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है, तो यहाँ पर 1 का है। 1 का अंतर कितने के बराबर दे रखा है आपको, 13 वर्ष का दे रखा है, यानी 13 वर्ष बाद ये हो चुका है अनुपात, तो 1 की वैल्यू 13 हो चुकी है। अब आपकी जिसकी भी पूछिए आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास 1 की वैल्यू आ चुकी है, 1 की वैल्यू 13 के बराबर है। तो बेटे की वर्तमान उम्र कितनी है, यहाँ पर 1:1 है, 1:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यदि पिता की पूछता वर्तमान उम्र तो 3 थी, 13 थी 39 हो जाती। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बेटे की पूछी है 13 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 40। यदि एक वर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और वर्त के भीतर बनाए जा सकने वाले अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, कि यानी कि ये एक वर्ग है, वर्त है, और इसके अंदर अधिकतम कितना बड़ा वर्ग बनाया जा सकता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं विकर्ण की बात करते हैं, ठीक है, तो विकर्ण क्या है, केंद्र से गुजरेगा और इसकी त्रिज्या देखो, ये पूरा क्या विकर्ण क्या हो चुका है, पूरा व्यास हो चुका है, व्यास हो चुका है। तो यदि त्रिज्या 4 दे रखी है तो व्यास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आपके पास आ चुका है विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का माप आ चुका है, 8 सेंटीमीटर आ चुका है, ये आ चुका है, विकर्ण आ चुका है। ठीक है, विकर्ण कितना आ चुका है, 8 सेंटीमीटर आ चुका है। विकर्ण आ चुका है तो आप जानते हो कि भुजा क्या हो जाएगी इसकी, या फिर डायरेक्ट भी आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हो, मगर भुजा निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, 8/√2 कर दोगे। तो ये हमारी भुजा आ चुकी है, क्षेत्रफल निकालना है हमको, कितना आएगा, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा आपकी 64 है बट्टे 2, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा नीचे, तो 32 आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 44। यदि x बराबर इतना दे रखा है और y बराबर इतना दे रखा है, इसका मान बताना है। तो देखो इसको अपन कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, मेन बात ये है, ये आपको x दे रखा है। यदि y की बात करते हैं तो x में तो √3 - 1 नीचे है और यहाँ पर ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि y क्या है, x का उल्टा है, 1/x कह सकते हैं इसको, कि y बराबर कितना हो चुका है, 1/x कह सकते हैं। यदि हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं तो हम यहाँ पर भी ऐसा कह सकते हैं कि x² + 1/x² हो जाएगा। y को मैंने 1/x लिख दिया है, कि हमें अब इसका मान निकालना है। इसको देखते ही मुझे एक चीज़ पता चली, यदि मेरे पास x + 1/x का मान हो तो मैं इसका मान निकाल सकता हूँ आसानी से। ऐसा है, इसका मान यदि k के बराबर होता है तो इसका मान क्या होता है, k² - 2 होता है, ये हमें पता है, तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारी बात यहाँ पर आई कि हमको सबसे पहले x + 1/x का मान निकालना है, वो आ जाएगा तो हम बाकी सब आसानी से कर पाएंगे। तो आप इसका मान आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपके पास x + 1/x का मान निकालना है, अब तो कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि मैं एक को a मानता हूँ और दूसरे को b मानता हूँ, यानी कि √3 को मैंने a मान लिया है और 1 को b मान लिया है, तो इन दोनों का यदि आप स्क्वायर करते हो, फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² बटे a² - b²। ये शॉर्ट है, इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप देखो मान रखो यहाँ पर, a² करोगे √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 का करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे करोगे तो ऐसा करने पर √3 माइनस आएगा और ये 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी x + 1/x का मान आपके पास 4 आ चुका है। ये यदि आपके पास आ चुका है तो अब कुछ भी नहीं बचा है सवाल में। ये आपको k के बराबर दे रखा है, k के बराबर होता है, यदि ये k होता है तो x² + 1/x² क्या होता है, k का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 - 2 होता है, यानी कि 14 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कितना है आपका, 1 आ चुका है।
इस प्रकार से। क्वेश्चन 48, चार क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत आपको दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या पूछिए। जब भी यदि आपको ऐसा दिया गया और पूछा जाए सम, देखो क्रमागत सम या विषम संख्याएं दे रखी हो आपको और उनका औसत दे रखा हो और सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछेंगे तो आप क्या करोगे, जितनी संख्याएं दे रखी है उनमें से एक कम, जैसे यहाँ पर 4 दे रखी है तो एक कम कितनी हो जाएगी, 3 संख्या हो जाएगी। तो यदि आप औसत के अंदर 3 जोड़ देते हो तो आपकी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी और औसत में से 3 घटा दोगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से ध्यान रखिए, चाहे सम पूछे चाहे विषम दे रखी हो आपको क्रमागत संख्याएं, मगर ये है कि सम या तो सम होनी चाहिए या विषम क्रमागत संख्या होनी चाहिए। क्रमागत संख्याओं में ये काम नहीं करेगा, केवल सम या विषम क्रमागत संख्याओं में काम करेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सबसे बड़ी पूछी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। y बराबर इतना दे रखा है, इसका मान निकालना आपको। तो सबसे पहले देखो y है, यहाँ पर मैं यदि कॉमन लेता हूँ तो कितना कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1 अंदर बच जाएगा। अब ये वाई स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, अंडरूट से बाहर आ जाएगा तो एक वाई और आ जाएगा, अंडरूट के अंदर कितना बचेगा, वाई माइनस 1 बच जाएगा। इतना बच चुका है। अब आप इसका मान रखते हो तो देखो यहाँ तो बाहर तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। y का स्क्वायर या 26 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का होता है 676। यदि याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंडरूट वाई माइनस 1 यानी 26 माइनस 1 करोगे तो 25 आएगा, अंडरूट 25 आएगा। आगे देखते हैं 676 इंटू 5 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको आधा कर दो और एक जीरो लगा दो, सबसे आसान तरीका है। यदि आधा करते हैं इसको तो 600 का आधा 300 हो जाएगा और 76 का आधा कितना 38 हो जाएगा। तो 338 हो चुका है और पीछे एक जीरो लगा दो, ये 5 से मल्टीप्लीकेशन का रूल है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए दे रखा है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले टेन को तोड़ लेते हैं, साइन थीटा और कोस में तोड़ लेते हैं क्योंकि हमें इन्हीं के मान रखने हैं। ऊपर बी दे रखा है और नीचे ए दे रखा है, तो हम कह देंगे साइन का मान बी है और कोस का मान ए, इस प्रकार से रख देंगे। कोस का मान आप जब ए रखते हो तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक ए बी पहले से है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2। सवाल नंबर 59 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 5.46 बार का सही भिन्नात्मक मान है, यानी कि इसको भिन्न में किस रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करो, जितने आपको अंक दे रखे हैं 4 5 4 6 वो लिख दो। फिर जितनों के ऊपर बार नहीं है उतना इसमें से घटा दो, 5 नहीं है 5 घटा दिया। फिर क्या करोगे कि जितनों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा दो और उसके बाद में ये देखो कि पॉइंट के बाद में कोई ऐसी संख्या है क्या जिस पर बार नहीं है। तो पॉइंट के बाद में यहाँ पर 4 और 6 लेकिन उन दोनों पे बार है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। यदि होती तो हम नीचे 0 लगा देते, नहीं है इसलिए ऐसा का ऐसा ही। अब यदि आप इसको और सोल्व करते हो तो इतना बट्टे इतना, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 60 की बात करते हैं। दो बिंदु ये और ये दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी पूछी गई है आपसे। दो बिंदु देखो आपको दे रखी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यदि एक बिंदु मेरा x1 y1 है और दूसरा बिंदु x2 y2 है। इस प्रकार से यदि आपके दो बिंदु है तो इनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अंडरूट, अब देखो x2 y2 यहाँ पर क्या है, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, यानी कि 0 माइनस ये मेरा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इस प्रकार से दे रखा है। तो देखो ये 0 है और ये इतना है, तो इसमें से x2 में से यदि ये घटाते हो आप a cos अल्फा आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है पूरे का। इसी प्रकार से y2 कितना है, a साइन अल्फा है और इसमें से आप कितना घटाओगे, 0 घटाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो पूरे का स्क्वायर यदि a स्क्वायर हो जाएगा और कोस दे रखा है तो कोस स्क्वायर अल्फा। दूसरे की बात करते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। और थोड़ा देखें तो देखो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बाहर बचेगा ए, अंडरूट से बाहर तो केवल ए आएगा। अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बचा।
अब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होता है, तो इसको आप 1 लिख सकते हो। ये तो बाहर आ चुका है, अंदर कितना बचा आपके पास, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। तो मान कितना आ गया, ए आ गया हमारे पास, ए आ चुका है। अब क्या बताना है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। दूरी हमेशा चाहे प्लस हो या माइनस, ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दूरी हमेशा हम किस में लेते हैं, प्लस के अंदर लेते हैं कि चली गई दूरी है, ठीक है। यदि माइनस भी आती हमारी, यदि पहले में से आप दूसरा घटाते तो शायद माइनस आ जाता, तो दूरी हमेशा हम क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को चूज करेंगे, मोड लगा दिए। कि मोड का मतलब ये है कि मोड से यदि वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा प्लस वैल्यू आती है। कहने का मतलब ये है, यदि -a का भी आप मोड लगाते हो तो ये आता है, और a का भी लगाते हो तो भी ये आता है। तो जो दूरी होती है वो हमेशा चली हुई होती है, पॉजिटिव ही होगी, तो इसलिए हम मोड की बात करते हैं कि मोड ए होगी दूरी हमेशा। दूरी हमेशा मोड ए होती है। चाहे आप पहले बात कर दो कि फॉर्मूले में ही लगी होती है दूरी की, यहाँ फॉर्मूले में लगा होता है, मोड लगा रहता है लास्ट में, ये यहाँ पर लगा रहेगा हर बार, ठीक है। तो लास्ट में भी यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, मोड लगा रहता है। या फिर आप ऐसे मान लो कि लास्ट के अंदर ए लगा दो, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, इसलिए मोड ए होता है। सवाल नंबर 66 की बात करते हैं। 500 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित होती है। तो एक बार 500 को आप 11 से भाग करोगे और एक बार 700 को 11 से भाग करोगे। 500 को करता हूं तो कितनी बार, 4 बार जाएगा, और उसके बाद में 60 बचा, 5 बार जाएगा, लगभग इतनी बार जा रहा है। उसके बाद में शेषफल बचेगा, भागफल इतना आएगा। 11 का भाग देते हैं तो 11 6 बार जाएगा, और अब की बार 4 40 बचा तो 3 बार जाएगा, 63 और 45, ये भागफल आ चुके हैं क्रमशः। अब यदि आप इनको घटाते हो, 63 में से 45 घटाते हो तो इतनी संख्या ही होगी इनके बीच में। घटाया, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 1 18, 18, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 70 की बात करते हैं। आपको एक रेखा दे रखी है, द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो, ये मेरा क्या है, इस प्रकार से अक्षांश है या निर्देशांक बोलते हैं। यहाँ पर x होता है जो पॉजिटिव होता है इधर की साइड, इधर x है जो नेगेटिव होता है। यहाँ पर y मेरा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर y मेरा नेगेटिव होता है, इस प्रकार से होते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आप है ना ये देखिए कि ये रेखा है ना, इसको निर्देशांक अक्षों को कहाँ कहाँ पर काटेगी। तो एक बार आप x बराबर 0 रख दो। जब आप x बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, देखो मैं रखता हूँ यहाँ पर 0 रख दिया मैंने, तो 0 माइनस x का मान 0 रखा है अभी, -7 बराबर 0, इस प्रकार से आ चुका है। तो यहाँ से आपके पास 4y बराबर 7, 4y बराबर -7 आ जाए, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से -7/4 आ जाएगा। यानी कि जब x 0 है, x यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 हो जाता है, ऐसे बढ़ता जाता है x, यहाँ पर माइनस का चलता जाता है ऐसे। तो x कहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, इस प्रकार से बढ़ता जाता है आगे। तो x यहाँ पर 0 है, वहाँ पर y का मान कितना दिखा रहा है, -7/4 दिखा रहा है। माइनस का कहाँ पर नीचे होता है, तो यहाँ पर दिखा रहा है। इसी प्रकार से एक बार आप क्या करोगे, y का मान 0 रख दो। जब आप y का मान 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, केवल बचेगा 7 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आपका 7/2 आ जाएगा जब ऐसा करोगे। तो x का मान कितना आ चुका है, 7/2। यानी जब y 0 है तो x का मान कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और 7/2 आ रहा है। मान लिया कि कहीं यहाँ पर होगा 7/2, इस प्रकार से। अब आपको पता चल चुके हैं, ये है, इस प्रकार से लाइन जा रही है। ये एक बार तो यहाँ पर काट रही है, जब x बराबर 0 है तो y बराबर -7 है, तो यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ पर काट रही है, और ये हमारे निर्देशांक अक्ष हो गए। तो इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है, ये वाला निकालना है। तो ये एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, त्रिभुज बन गया। तो कैसे निकालोगे आप क्षेत्रफल, देखो ये एक त्रिभुज बन गया है। यदि मैं इसको आधार मान लूं और इसको ऊंचाई मान लूं, इसको h मान लिया, इसको आधार मान लिया, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। मान रखोगे 1/2 इंटू आधार रख दिया 7/2, ऊंचाई कितना रख दिया 7.4। और एक चीज और है, जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा
प्लस के अंदर ही होता है, कभी भी माइनस में नहीं आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा, माइनस कभी नहीं होता है। तो आप इसके बाहर मोड भी लगा सकते हो या फिर लास्ट में प्लस का ही लेना है हमको। अब देखो यहाँ से कितना आ चुका है, ये ऊपर तो 49 आ चुका है, माइनस अभी साइन चल रहा है तो हम लिखते जाते हैं उसको, यानी -49/16 हो जाता है। और जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो केवल पॉजिटिव ही लेते हैं, तो 49/16 हो जाएगा। कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। अब देखो, आप कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं ऐसा एग्जाम में कैसे करूंगा। तो देखो सरल तरीका आपको बताता हूँ, सरल तरीका बताते हैं। ये आपके पास देखो एक इक्वेशन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले x का मान 0 रखना है इसके अंदर, तो वहां से जो y का मान आ जाए वो ले लेना। इसी प्रकार से आपको दूसरी बार y का मान 0 रखोगे और फिर x का मान आ जाएगा, तो दोनों मान आपके पास आ चुके हैं। अब आप इनको छोड़ दो कि हमने एक बार 0 रखा है और एक बार, अब आपके पास ये दो मान आ चुके हैं x y का। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बस इस प्रकार से 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई करना है आपको, 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई करना है। जो भी मान आए वो आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से करोगे आप, तो यहाँ से करोगे तो आपका मान आराम से आ जाएगा। देखो करके दिखा देते हैं। एक्स का मान आपका कितना आया, एक्स जब मैंने एक तो जब एक्स बराबर 0 रखा तो मेरे पास वाई का मान आया था -7.4, और जब वाई का मान 0 रखा तो इतना आया था। एक्स और वाई के मान को अब इस फॉर्मूले में रख दो आप, वही मान आने वाला है, क्योंकि काम तो हम वही कर रहे हैं। एक शॉर्ट रूप में हमने समझ लिया कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। कब होता है ये, निर्देशांक अक्ष होने चाहिए और एक रेखा जब उनको काट रही है तो तब होता है। निर्देशांक और रेखा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। x बराबर 0 रखोगे, y का मान ले लो, और y को बराबर 0 रखोगे, x का मान, दोनों मान आ गए। तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे 1/2 x इंटू वाई, बस ये फॉर्मूला लगा देना, मान आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 86 की बात करते हैं। नीचे दिया गया सवाल ही पढ़ते हैं। 2016 में 3 राज्यों में हुए केले के कुल उत्पादन और 2018 में 3 राज्यों में हुए केले के कुल उत्पादन का अंतर पूछा है। 2016 की बात कर रहा है, तीनों राज्यों की जोड़ना है। इसी प्रकार से 2018 के तीनों राज्यों को जोड़ना है और दोनों को घटा देना, जो अंतर आए वही अंतर होगा। तो इस प्रकार से करना है, ठीक है। अंतर बताना है तीनों, या फिर हम घटा के जोड़ दें, तो अब कुछ भी कर लो, दोनों बराबर ही बात है। यहाँ से जोड़ा 8, 8 और 4 12, 12.1 आ चुका है। दूसरे को जोड़ा तो कितना आया, 9 और 9 ये 10 और 4 14, 14.3 आ चुका है। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 0.2 बचेगा, 2.2 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 87 की बात करते हैं। पूछा क्या गया है, यदि उत्पाद x की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को परिवहन लागत के लिए 18,000 का भुगतान करना पड़ता है, तो x उत्पाद की समान मात्रा के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत का क्या होगा। देखो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कहाँ दे रखा है आपको, ट्रांसपोर्टेशन यानी आपको 9% ट्रांसपोर्टेशन है, जिसकी वैल्यू आपको कितनी, ये 9% ट्रांसपोर्टेशन है। और एक किसकी बात कर रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, इसकी बात कर रहा है। 9% की वैल्यू दे रखी है आपको और 22% की वैल्यू पूछी गई है। 9% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18,000 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, भाग दोगे तो 2,000 हो जाएगी। अब पूछा कितना, 22% की वैल्यू पूछी है, तो हम 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, यानी कि 44,000 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 88 आपको क्या दिया है, नीचे दिए गए लाइन ग्राफ में 6 वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा बेचे गए वैक्यूम क्लीनरों की संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न का उत्तर देना, दिए गए वर्षों में से किस के दौरान वैक्यूम क्लीनरों की बिक्री में सर्वाधिक प्रतिशत अंतर दर्ज किया गया, किस में दर्ज किया गया है ये देखना है। अब आपको देखो सबसे पहले ऑप्शन पे चले जाओ कि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से वही साल ले लेंगे हम। तो 2014 से 2015 की बात आ रही है, एक तो आ चुका है 2014 से 15 के दौरान। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 10 की वृद्धि हुई है 35 के ऊपर, पहला तो ऑप्शन ये। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि 2014 से 16, अब 2 सालों की बात आ चुकी, 35 से 55। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 35 से 55 की बात करें तो 20 की वृद्धि हुई है, किस पर, 35 पर हुई है। तीसरी बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, 13 से 17, 13 से जाते हैं हम 50 से 17 पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 50 से 30 हो गया है, 50 से 30 यानी 20 की कमी आई है, किस पर, 50 पर आई है, ये कह देंगे। इसी प्रकार चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, 16-17 की बात आई है। तो यहाँ पर
20 की कमी आई है किस पर, 20 की क्या 25 की कमी आई है यहाँ पर, किसकी कमी आई है 25 की कमी आई है किस पर, 25 की कमी आई है 55 पर, ये आ चुके हैं हमारे पास। अब पूछा गया सबसे अधिक कौन सा है, कमी या वृद्धि सबसे अधिक कौन सी है। तो देखो यहाँ पर ऊपर 10 आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है, नीचे दोनों के हर इनके बराबर है। तो यदि इन दोनों की तुलना करते हैं ना, तो नीचे हर बराबर है ना, इसलिए जो ऊपर किस में ज़्यादा है वही हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, इन दोनों की तुलना करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा मान दिखाई। और अब ये दे रखे हैं हमें दो ऑप्शन, और यहाँ दोनों में देखो अलग अलग है। अब देखो 55 की बात करते हैं, 55 की बात करते हैं, एक हमारे पास ये है, तो इनको थोड़ा सा अनुपात और सरल कर लेते हैं। अब देखो क्या करो आप, आपको वर्दी कमी निकालनी है, तो हम सबसे पहले इनको सरल करने के लिए क्या मान लेते हैं कि ये सब अनुपात में एक ही संख्या से। अब इनको काट के देखो आप किससे कट रहे हैं, तो ये 10 20 20 25 5 से कट जाएंगे, तो ऊपर लिख देंगे हम, कितना लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर आप 4 लिख दोगे, यहाँ पर भी 4 लिख दोगे, यहाँ पर ये सब 5 से काट दिए। इसी प्रकार नीचे भी 5 से कट जाएंगे, ये 7 बचेगा, यहाँ पर भी 7 बचेगा, यहाँ बात करते हैं तो 10 बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा। इस प्रकार से बच चुका है। ठीक है। अब एक तो है कि आप सबको परसेंटेज निकाल के देखो, फिर निकालो, या फिर मैं सबके हर बराबर कर दूं तो मुझे वैसे भी पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, तो सबके हर बराबर कर दूं तो पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है। तो मैं क्या करता हूं कि एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम कितना आएगा, 7 10 और 11, ये तीनों आ जाएगा, यानी 77 जीरो आ जाएगा, 770 आ जाएगा। एलसीएम से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब 7 से जब आप इसमें भाग दोगे तो क्या बचेगा, 10 और 11 आएगा, यानी कि 110 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 220 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसी प्रकार मल्टीप्लाई होगा तो ये 440 हो जाएगा। यदि यहाँ पर देते हो आप, एक कट जाएगा, 77 से मल्टीप्लाई होगा, 2 7 से किया 28, 9 28, 7 चौक 28 का 8 आया, 2 आई हासिल 28, फिर वापस से आया तो 8, और ये 10 और एक 3, 308 हो जाएगा। ये कितना हो चुका है आपका, 308 हो चुका है। 11 का भाग दोगे तो 10 बचेगा, 10 से यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे, 11 का भाग दोगे कितना बचेगा, 70 बचेगा, 70 से करोगे तो 350 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, यही आ रही है, तो परसेंटेज भी सबसे बड़ा इसी का ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा था ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 था, 2014 से 2016। इस प्रकार से कर सकते हो आप। सवाल नंबर 89 की बात करते हैं। क्या निकालना है, निम्न में से किस विद्यालय से विद्यालय के लिए चयनित छात्रों की संख्या परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में न्यूनतम है, तुलना में न्यूनतम है, यानी चयनित छात्रों की संख्या भाग लेने की बजाय वाले छात्रों की तुलना में न्यूनतम है। तो यदि यहां अंतर देखते हैं, ये 800 है, 800, यहाँ पर 800 हजार का कितना है, तुलना करनी है, 800 हजार का कितना है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से 4 ऑप्शन है। JKMI इससे करनी है, एक केवी की बात कर रहे हैं, और एक HPC की बात कर रहे हैं, और एक DAV की बात कर रहे हैं। तो केवी का निकाल दिया, DAV की बात करते हैं तो 1050, जीरो से जीरो कट गई। देखो, तो देखो यहाँ से यदि हम थोड़ा सा सरल करके लिखते हैं इनको, कितना हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा। यहाँ पर लिखें तो ये आपका 105/120 हो जाएगा, जो कि ना इससे कटता है, 15 से कटता है, ऊपर तो 7 आ जाएगा और नीचे आपका 8 आ जाएगा। तीसरे की बात करते हैं तो ये आपका 9/10 आ जाएगा। चौथे JMI की बात करते हैं तो ये 75/90 यानी 5/6 हो जाएगा। ये आ चुके हैं आपके पास अनुपात। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या न्यूनतम है, ये बतानी है। तो कैसे बताओगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं।
तो 4/5 का मतलब कितना होता है? 80% होता है। 1/8 का मतलब 12.5 होता है। 7 से मल्टीप्लाई करोगे उसको, 12.5 87.5 हो जाता है ये। ठीक है। यदि 9/10 की बात करते हो तो ये कितना होता है? यानी परसेंटेज की बात करेंगे तो ये 90% के पास हो जाता है। और 1/6 होता है। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3 होता है। और इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 80 सही 83 सही कितना हो जाता है? 1/3 आ जाता है। तो सबसे छोटा नंबर पूछा गया है, कौन सा होगा? सबसे छोटा ये आ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर जहाँ पर भी 1, यानी केवी जहाँ पर भी है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा। तो ये सबसे कम यही आ रहा है तुलना करने पे, कि 800 की तुलना हमने भाग लेने वाले 1000 से करी है। तो ऊपर तो 800/1000 किया, उनको सॉल्व किया तो 4/5 आ गया। तो इसको हमने इस प्रकार से निकाल दिया। भिन्न का मान सबका चेक करके देख लिया, तो ऑप्शन नंबर 2 आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमने 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट कर दिया है। इसकी पीडीएफ और जो भी इन पेपरों में बचे हुए सवाल हैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल योगेश मैथ पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और बात करते हैं कि ये यदि सवाल कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं। और बाकी दोस्तों पेपरों को, इनको वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ आपसे। थैंक यू दोस्तों।